Welcome to the channel for jobs. Assalamualaikum dear viewers. ASF written test past papers repeated question preparation 2023. Dear viewers, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन एक्सपीरियंस शुदा पास्ट टेस्ट क्वेश्चन ही डिस्कस होंगे, तो वीडियो का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट अबंडेंट गैसेज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम आर। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि द मोस्ट अबंडेंट गैस है, यहाँ पे अबंडेंट का मतलब है वाफर मकदार में या बहुत सारी, गैसेज का मतलब गैसेज ही होता है, यानी जो वाफर मकदार में गैसें हैं इन द अर्थ एटमॉस्फेयर यानी ज़मीन की फ़ज़ा में बाय वॉल्यूम हजम के लिहाज से, यानी हजम के लिहाज से ज़मीन की फ़ज़ा में जो सबसे ज़्यादा वाफर मकदार में गैसें हैं वो कौन सी हैं। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हजम के लिहाज से ज़मीन की फ़ज़ा में सबसे वाफर मकदार में गैसें हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इज द मिस्ट्री। द वर्ड इन्वेस्टिगेटिंग इज, यानी जो ऊपर सेंटेंस दिया गया है द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग मिस्ट्री, इसमें द वर्ड इन्वेस्टिगेटिंग है, ये क्या है? ये वर्ब है, प्रोनाउन है, प्रपोजिशन है, कंजक्शन है या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर बनता है ये वर्ब है। इन्वेस्टिगेटिंग क्या है? ये वर्ब है। वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है, जैसे कि लिसनिंग, राइटिंग, मतलब लाफिंग, ये सारे क्या है? ये एक्शन वर्ड हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आप लोगों को मतलब मिलेगा, एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसमें इंग्लिश की 5 वीडियो है, जिसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की फुल आसान अल्फाज में मैंने समझाया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक वीडियो है, टेंसेस की वीडियो है, प्रपोजिशन की वीडियो है और ऑपोजिट वर्ड की वीडियो है, वो लाजमी देखो ताकि आप लोगों की इंग्लिश की तैयारी मुकम्मल हो सके। इसके अलावा जीके की भी एक वीडियो है, इस्लामिक स्टडी की वीडियो है, पास्ट पेपर जो अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा सारे पास्ट टेस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अक्सर क्वेश्चन मतलब एक रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चन मतलब एक आगे पीछे से भी वो ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो पेरिस का क्या मतलब है। नीचे ऑप्शन में है डेंजर, गार्ड, प्रोटेक्शन या शील्ड। तो इसका राइट आंसर बनता है डेंजर। तो पेरिस का बेसिकली जो मीनिंग है, जो लफ्जी मतलब है वो है डर, खौफ। तो डेंजर का मतलब भी यही होता है, डर, खौफ। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझाएगा। पेरिस का जो मीनिंग है वो है डेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ मार्शल। तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो मार्शल का सिनोनिम क्या है। तो बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मार्शल का लफ्जी मतलब होता है वो होता है जंगली, जंगजू या जंगली समझ लो या जंगजू। इसका लफ्जी मतलब है मार्शल का। तो इसका सिनोनिम का मतलब होता है मुतरादफ। तो जो मार्शल का मुतरादफ वो है वार लाइक। वार लाइक का मतलब भी जंगजू होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मार्शल का जो सिनोनिम है वो है वार लाइक। ये ऑप्शन राइट है, वार लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक द ऑडियंस डैश एट द एंड ऑफ द ड्रामा। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो डैश में क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर बनता है अपलॉडेड। तो अपलॉडेड का मतलब ये होता है कि इजहार पसंदीदगी का इजहार करना। तो द ऑडियंस अपलॉडेड एट द एंड ऑफ द ड्रामा, तो इसमें आएगा अपलॉडेड यानी पसंदीदगी का इजहार करना। तो मतलब कि ड्रामे को उन्होंने पसंद किया, ड्रामे की मतलब देखने के एंड पर, यानी ड्रामे के बाद उन्होंने ड्रामे को मतलब कि सामीन का मतलब होता है नाजरीन या जो मतलब देखने वाले, तो उन्होंने मतलब कि ड्रामे के एंड पर ड्रामे की मतलब कि पसंदीदगी का इजहार किया, मतलब एक अच्छे लफ्ज़ों से उन्हें मतलब कहा कि अच्छा ड्रामा था, पसंद किया उसे। तो इसमें आएगा अपलॉडेड। डी ऑप्शन राइट है, APPLAUDD अपलॉडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 डैश टेस्टिफाइड ऑन हिम बिफोर द जज। तो इसका राइट आंसर जो बनता है वो बनता है विटनेस। 3 विटनेस टेस्टिफाइड ऑन हिम बिफोर द जज। तो इस क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्टली मतलब कि याद रखोगे, इसको मैं समझाऊंगा नहीं, इसको आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना है कि 3 जो विटनेस्ड, या इसका मतलब होता है गवाही देने वाले, टेस्टिफाइड ऑन हिम बिफोर द जज, तो इसमें आएगा विटनेस। 3 विटनेस टेस्टिफाइड ऑन हिम बिफोर द जज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर एक्सेप्ट अकर्स व्हेन, यानी जो सूरज ग्रहण उस वक्त होता है जब मतलब सूरज ग्रहण कब होता है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, द मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन, यानी जब मून मतलब के कम्स बिटवीन आता है अर्थ एंड सन के, उस वक्त होता है सूरज ग्रहण। यानी सोलर जो एक्लिप्स है वो कब होता है, द मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन, द मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ। जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो मेजर किए जाते हैं किस यूनिट से। इसका राइट आंसर बनता है कॉलम। कॉलम मतलब क्लास है, ये मतलब इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है वो मेजर किए जाते हैं। तो कॉलम के बारे में हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल चार्ज इज मेजर इन यूनिट ऑफ कॉलम इन मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर सिस्टम। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सी पोर्ट। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि नीचे ऑप्शन दिए हुए में से सी पोर्ट कौन सी है, तेहरान, काबुल, मॉस्को, शंघाई या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो बनता है वो बनता है शंघाई, जो कि चीन का मतलब एक शहर है शंघाई, ये सी पोर्ट के हवाले से जाना जाता है और ये पूरी दुनिया की सेकंड यानी दूसरे नंबर पे बिजिएस्ट सी पोर्ट है शंघाई, जो कि कहाँ पे वाक़ है, चाइना में वाक़ है। तो चाइना का कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है युआन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच कॉन्टिनेंट इज विदाउट ग्लेशियर, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन से बरआज़म में ग्लेशियर के बगैर, यानी ग्लेशियर किस बरआज़म में नहीं है। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में कोई मतलब है कि ग्लेशियर नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वह कैनबरा, और ऑस्ट्रेलिया की जो मतलब जो है वह डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वह कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वह डॉलर। तो आप यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कॉन्टिनेंट, यानी पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा एशिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया एरिया वाइज और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो लेकिन दूसरे नंबर पर जो जनूबी अफ्रीका, मतलब है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट दूसरे नंबर पर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंट्री हैं वो अफ्रीका में, जो कि दूसरे नंबर पर है, लेकिन उसमें कंट्री ज़्यादा है एशिया से। एशिया एरिया वाइज नंबर 1 पे है, और एरिया वाइज सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो दूसरे नंबर पर अफ्रीका, लेकिन अफ्रीका में कंट्रीज़ की तादाद ज़्यादा है, तकरीबन 55 या 56 के करीब है। तो एशिया में कंट्रीज़ तकरीबन 45 या 44 45 के करीब हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यूरोप में कोई मतलब है कि नामी ग्रामी कोई सहरा नहीं है, लेकिन जो दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है वो है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है, लेकिन यूरोप में कोई सहरा नहीं है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये कॉमन सारे क्वेश्चन है, ये इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करंट लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान। इसमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो करंट लिटरेसी रेट है पसंद का वो कितना है। तो इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बेसिकली सही नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें चेंजिंग अप बिलो मतलब है कि ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसमें कहीं मतलब एक जगह पे लिखा हुआ है 59 यानी 59, कहाँ पे कहीं पे 60 लिखा हो, किसी कहीं पे 62 है, किसी पे कहीं पे 58 है। तो इसका मतलब है कि जवाब इसी के करीब है, 58 59 60 62। तो ये जो लिटरेसी रेट है ये पाकिस्तान का मतलब है कि कन्फर्म नहीं पता। गूगल से मैंने काफ़ी सर्च किया था, लेकिन मुझे इसका मतलब है कि जो मुतफिक आंसर नहीं मिल सका। तो आप इसके करीबी याद कर लो, 60 होगा या 62 होगा, 58 होगा, 59, इनमें से ही कोई होगा। ऑप्शन में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व 250 प्लस 0.0085 मल्टीप्लाई 95। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन ब्रैकेट्स में आ जाए तो सबसे पहले हम बड़ी ब्रैकेट हल करते हैं, फिर दरमियानी ब्रैकेट को, सबसे एंड पर छोटी ब्रैकेट को। अगर ये ब्रैकेटों में क्वेश्चन ना हो तो सबसे पहले तकसीम को, फिर ज़रब को, फिर जमा को, और फिर माइनस को, नफ़ी को। तो इसको क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसको ज़रब करेंगे, उसके बाद जिसका जो जवाब आएगा उसको हम इसमें जमा कर देंगे। उसका राइट आंसर बनता है ये ऑप्शन। तो ये आप खुद मतलब हल करिएगा, इसका जवाब मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि आप मुझे भी पता चले कि आप मतलब कितने मतलब तैयारी कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो ये मतलब आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि सबसे पहले आप ज़रब करोगे, उसका जवाब के साथ आप क्या कर दोगे? 250 ज़रब मतलब इसमें जमा कर दोगे, तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एएसएफ वाज रेज्ड अंडर एएसएफ एक्ट, यानी जो एएसएफ मतलब किस एक्ट के तहत मतलब कि बनाई गई है। तो इसका राइट आंसर है 1975, यानी 1975 के एक्ट के तहत एएसएफ मतलब कि मतलब रेज्ड हुई थी, मतलब बनाई गई थी। ये समझ लो कि बनाई गई थी, क्याम की आया था। लेकिन मतलब है कि जो एएसएफ का क्याम आया था 1976 में, ये आप लोग ने याद था 1976 में क्याम आया था, लेकिन किस एक्ट के तहत अगर पूछा जाए तो वो 1975 है। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना। मतलब है कि ये पूछा जाए कि जो एएसएफ कब बनी, कब मतलब है कि अमल में आई, कब बनी, तो आप लोगों का जवाब होगा 1976। लेकिन यह पूछा जाए कि किस एक्ट के तहत, तो 1975 के एक्ट के तहत। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को अभी क्लियर 100% समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम डैश फॉरवर्ड टू शेड्यूल ए मीटिंग इन द नेक्स्ट मंथ। तो इसमें आएगा लुकिंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू शेड्यूल ए मीटिंग इन द नेक्स्ट मंथ। तो इस क्वेश्चन को भी आप मतलब कि रट्टा लगा लो या जो भी करो याद कर लो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू शेड्यूल ए मीटिंग इन द नेक्स्ट मंथ। तो टेंसेस से हवाले से या पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्टिव वाइज आप लोगों को फिर बता रहा हूँ कि उस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस हैं इंग्लिश की, जीके की, सारी इंपॉर्टेंट है, उनको मुकम्मल देखो। इंशाल्लाह आप लोगों का एएसएफ का अच्छे नंबरों से टेस्ट पास होगा, इसमें इस बात की गारंटी है। लेकिन आप समझ कर और क्वेश्चन को साथ साथ याद भी किया करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फैथोमीटर इज यूज टू मेजर। तो जो फैथोमीटर है ये यूज़ किया जाता है किसको मेजर करने के लिए? इसका राइट आंसर है ओशन डेप्थ, यानी जो समुद्रों की गहराई नापने के लिए फैथोमीटर का यूज़ किया जाता है। यानी फैथोमीटर का यूज़ किया जाता है ओशन डेप्थ, यानी समुद्र की लंबाई। तो यहाँ पे ओशन की बात आई है, तो ओशन के बारे में आप लोगों को बता दूं कि ओशन पूरी दुनिया में कितने हैं? 5 हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है, पूरी दुनिया में ओशन कितने हैं? बहर, ओशन का मतलब होता है बहर। बहर कितने हैं? ओशन कितने हैं? 5 हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक ओशन, सबसे बड़ा पैसिफिक, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन, जो कि सबसे लार्जेस्ट भी है और डीपेस्ट भी है। और सबसे छोटा है आर्टिक ओशन, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशन है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो टोटल कितने हैं? 5। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन, सबसे छोटा आर्टिक ओशन, दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एएसएफ इज डैश डिपार्टमेंट। तो जो एएसएफ का मतलब है ये किस मतलब है कि फेडरल का है, कॉर्पोरेशन का है, या
मेरा प्रोविंशियल का किसका है, तो ये मतलब है कि फेडरल के तहत ही होता है ये अदारा एसएफ, तो इसका राइट आंसर है फेडरल। एसएफ इज ए फेडरल डिपार्टमेंट, फेडरल डिपार्टमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर कंक्लूडेड हिज स्पीच विद गोल्डन वर्ड्स। तो ये भी एक्टिव वॉइस इसको पैसिव वॉइस में, ये फिक्र एक्टिव वॉइस का इसको पैसिव वॉइस में। तो आप लोगों को यहाँ पे फिर बताना मुझे पड़ेगा कि इससे पहले एक वीडियो मैंने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की अपलोड किया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसमें 5 वीडियो इंग्लिश की हैं, उसमें आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो मुझ पर यकीन करके सिर्फ एक दफ़ा देख लो तो आप लोगों को खुद मतलब है कि लगेगा कि आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हमेशा हमेशा के लिए आ गए हैं, क्योंकि इतने आसान तरीके से मैंने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझाए हैं कि आप लोगों को जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। आप लोगों को टेंसेस आते हैं या नहीं आते इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को सीखने में। सिर्फ कुछ चीज़ें आप लोगों को उसमें कुछ रूल हैं, 4 रूल हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को, वो रूल आप लोगों ने सिर्फ याद करने हैं फौरी। उसी वीडियो में मैंने मतलब कि याद भी करवाए हैं, इंशाल्लाह आप लोगों की हो जाएंगे, अच्छी तरह सुनेंगे, एक ही दफ़ा ही सुनने से आप लोगों की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएंगे। तो इसका जवाब है बी ऑप्शन, द स्पीच वाज कंक्लूडेड बाय स्पीकर विद गोल्डन वर्ड्स। तो वो वीडियो लाजमी देखो ताकि आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, टेंसेस का, प्रीपोजिशन का और ऑपोजिट वर्ड का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मतलब लेंथी क्वेश्चन है, ये मतलब एक IQ के क्वेश्चन भी आप लोगों के टेस्ट में आते हैं। इफ़ यू आर स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट एंड मेक 3 लेफ्ट टर्न्स, विच डायरेक्शन आर यू फेसिंग नाउ। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया इफ़ यू आर स्टैंडिंग फेसिंग, यानी आप मतलब खड़े हो, आप लोगों का जो फेसिंग यानी चेहरा, ईस्ट, ईस्ट का मतलब होता है मशरक, यानी आप खड़े हो, आपका जो चेहरा है, जो फेस है आपका ईस्ट की तरफ है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझोगे कि अगर आप मशरक की तरफ मुंह करके खड़े हैं, इसका सिंपल ये बनता है कि अगर आप मशरक की तरफ मुंह करके खड़े हैं, आगे क्या कह रहे हैं, एंड मेक 3 लेफ्ट टर्न, यानी मतलब आप मशरक की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो आपने क्या किया, 3 बाएं मुड़ते हैं, मतलब 3 दफ़ा आप बाएं मुड़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि मेक 3 लेफ्ट टर्न, यानी 3 दफ़ा आप बाएं मुड़ते हैं। आगे कह रहे हैं विच डायरेक्शन आर यू फेसिंग नाउ, यानी मतलब है कि आपका जो चेहरा होगा किस, मतलब आपके चेहरे का किस तरफ रुख होगा। सिंपल आप लोगों को बता दूं, इस क्वेश्चन में सिर्फ उन्होंने ये पूछा हुआ है कि अगर आप मशरक की तरफ, अगर आप ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो आपने 3 दफ़ा लेफ्ट, मतलब है कि यहाँ पे लेफ्ट टर्न किया, लेफ्ट मतलब है कि बाएं तरफ आपने टर्न किया, तो आगे आपकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ आपका मुंह होगा वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसका राइट आंसर बनता है, मतलब है कि इसका राइट आंसर मेरे ख्याल में साउथ बनता है, लेकिन ये आप लोगों को डीपली समझाता हूँ कि ऐसा समझ लो कि ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो आप लोगों को ये तो पता होगा ईस्ट का मतलब मशरक, नॉर्थ का मतलब शुमाल होता है, वेस्ट का मतलब मगरब और वेस्ट का मतलब साउथ। तो आप बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि आप ईस्ट की तरफ खड़े हो तो आपने क्या किया, लेफ्ट की तरफ 3 बाएं मतलब मुड़े, 3 दफ़ा बाएं मुड़े लेफ्ट की तरफ यानी बाएं की तरफ। तो एक दफ़ा लेफ्ट मुड़े तो आपका मुंह कहाँ पे चला गया, शिमाल की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ। दूसरी तरफ आपने टर्न किया तो आपका मुंह कहाँ से चला गया, आपका मुंह चला गया वेस्ट यानी मगरब की तरफ। तीसरी दफ़ा आपने टर्न किया तो आपका मुंह कहाँ पे चला गया, साउथ की तरफ। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो भी साउथ ही बनता है, यानी आपका मुंह साउथ की तरफ है। तो यही क्वेश्चन वो घुमा के भी पूछ सकते हैं, वो आप लोगों से नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट भी पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने मतलब घबराना नहीं, इस तरह आप लोगों ने नक्शा बना लेना है अपने हाथ पे पेंसिल से, या आपके पास कोई भी रफ कागज़ होगा जहाँ पे आप पेपर टाइम कर रहे होंगे, पेपर की बैक साइड पे या अपने हाथ पे ये नक्शा बना के आप लोगों ने इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली हल कर सको। इसमें उन्होंने लेफ्ट पूछा हो, इसमें मतलब कि राइट भी पूछ सकते हैं। अगर ये पूछा जाए कि मतलब एक आप खड़े हो ईस्ट की तरफ तो आप राइट साइड पे 2 दफ़ा लेफ्ट कर, मतलब राइट साइड पे मतलब आप मतलब कि मुंह करते हो 2 दफ़ा तो आपका चेहरा किस तरफ होगा, तो राइट दफ़ा 2 दफ़ा करेंगे, करने से आपका मगरब की तरफ होगा, यानी एक दफ़ा करेंगे साउथ की तरफ, दूसरी तरफ करेंगे तो मगरब की तरफ आ जाएगा। तो ये राइट लेफ्ट कोई भी पूछे तो आप लोगों को इसका कंसेप्ट होना चाहिए। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोगों को बता रहा हूँ अगर किस या जिस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ ना आए लाजिम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को आसान अल्फाज में बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसन इज टू हेयर एज सी इज टू। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो लिसन का तल्लक है ये तो हेयर के साथ है, तो सी का तल्लक किसके साथ हो सकता है, ये इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है। तो लिसन का मतलब आप लोगों को पता होगा सुनना, हेयर का मतलब भी सुनना ही होता है, तो सी का मतलब होता है देखना, तो सा का मतलब देखा गया, इस तरह का ही कोई मतलब बनता है, लेकिन ये गलत है। लुक का मतलब देखना होता है, ये मुझे ठीक लग रहा है। वॉच का मतलब घड़ी भी होता है, वॉच का मतलब देखना वगैरह भी होता है, लेकिन इसका सी का जो एग्जैक्ट मतलब एक लफ्जी मतलब है देखना, तो लुक का भी जो लफ्जी मतलब है देखना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। सी का लिंक है लुक के साथ, लिसन का तल्लक है हेयर के साथ। तो ये IQ के इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आते हैं, या सीरीज के कुछ क्वेश्चन भी 1 या 2 पूछ लेंगे, या इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा IQ का, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी मैथ का क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी है। द स्कोर मेड बाय 8 प्लेयर्स इज
192, व्हाट वुड बी द एवरेज स्कोर मेड बाय वन प्लेयर। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, बहुत आसान पूछा गया। वो कह रहे हैं कि जो 8 मतलब है कि 8 प्लेयर स्कोर बनाते हैं 192, तो हमें क्या बताना है, हमें उनका एवरेज स्कोर बताना है। तो एवरेज स्कोर बताना काफ़ी आसान है। एवरेज स्कोर बताने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, 192 को 8 के साथ तकसीम करना है, सिंपल, तो इसका जवाब आ जाएगा। तो 8 दूना 16, इसमें 2 आया, इसमें 19 में 16 3 आया, तो 8 8 2 8 दूना 16, 8 चौका 24 में मतलब 24 का जवाब आता है। इसको सिंपल तकसीम करना है 8 के साथ, तो इसकी एवरेज निकल आएगी। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इनमें से कौन सा बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है। 2 4 20 5, तो आप लोगों को पता होगा कि 2 4 20 ये सारे इवन नंबर है, यानी 2 से डिवाइड हो जाते, 2 से मतलब डिवाइड हो जाते हैं, 2 से इनका लिंक है। लेकिन जो 5 है ये ऑड नंबर है, ये अनोखा यानी डिफरेंट नंबर है। तो इसका राइट आंसर बनता है 5, इसमें डिफरेंट है बाकियों से। तो सीरीज़ के क्वेश्चन भी आते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को, मतलब इस वीडियो में मतलब मैंने कवर नहीं किए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो साथ साथ आप लोगों ने क्वेश्चन को याद भी करते जाना है। तो द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, इस क्वेश्चन में यह पूछा गया कि दुनिया की जो बुलंद तरीन आबशार कौन सी है। तो दुनिया की जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स दुनिया की मतलब है कि बुलंद तरीन आबशार है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, एंजल फॉल्स द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिना गांधी टॉक्स वर हेल्ड इन, यानी जिना गांधी मुज़ाकरात मतलब है कि कहाँ पे हुए थे, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो जो जिना का मतलब जिना और गांधी के दरमियान जो मतलब एक टॉक्स हुई थी, मतलब एक मुज़ाकरात हुए थे, वो कब हुए थे, कहाँ पे हुए थे, वो हुए थे बॉम्बे में। वो हुए थे बॉम्बे में, कब हुए थे, 1944 में, 1944 1944 में हुए थे। ये भी आप लोगों ने डेट भी याद रखनी है कि 1944 में जिना गांधी मुज़ाकरात हुए थे बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म हाईजैकिंग रेफर टू, यानी जो हाईजैकिंग की जो टर्म है, तो मतलब है कि वो किसको रेफर करती है। नीचे ऑप्शन 4 5 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि ए नंबर पे जो ए नंबर राइट आंसर है, यानी अनलॉफुल सीजर ऑफ एयरक्राफ्ट, यानी मतलब है कि गलत तरीके से मतलब है कि एयरक्राफ्ट को मतलब अपनी गिरफ्त में लेना, या ये इसका मतलब राइट आंसर बनता है, यानी नाजायज़ तरीके से मतलब है कि एयरक्राफ्ट को अगवा करना, इसका हाईजैकिंग का ये मतलब है कि सही मीनिंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद, यानी पाकिस्तान की जो 7 तवील सरहद कौन सी है, यानी पाकिस्तान सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है। तो इसका राइट आंसर बनता है अफ़गानिस्तान। सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर मतलब है कि शेयर करता है पाकिस्तान, वो अफ़गानिस्तान के साथ। लेकिन इस तरह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कश्मीर को मिला के इंडिया का अगर बॉर्डर पूछा जाए तो वो ज़्यादा बनता है, लेकिन कश्मीर के अलावा अगर पूछा जाए पाकिस्तान का बॉर्डर तो वो कम बनता है, वो तकरीबन मेरे ख्याल में 1600 बनता है। तो फिर अफ़गानिस्तान का ही सबसे ज़्यादा बनता है। तो लॉन्गेस्ट जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ वो किसका है, अफ़गानिस्तान का। तकरीबन ये मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ लिखा हुआ है, कहीं पे तो 2610 है, कहीं पे 2450 है, कहीं पे 2245 है। तो मुख्तलिफ तरह का बॉर्डर लिखे हुए हैं, तो इसका एग्जैक्ट मतलब है कि मैं भी नहीं ढूंढ सका। तो आप लोगों ने 2400 भी याद रखना है, 2200 भी, 2610 भी याद रखना है। कोई तो मतलब एक ऑप्शन में होगा, आप टिक कर देंगे अगर बॉर्डर का पूछा जाए। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसको हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। ड्यूरेंट DURANT ड्यूरेंट लाइन कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को। ये कब लाइन लगाएगी, 1893 में। 1893 में ये लाइन लगाएगी। इस लाइन को क्या कहते हैं, यानी इस बॉर्डर को क्या कहते हैं, ड्यूरेंट लाइन। ये आप लोगों ने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर लगाया गया, मेरे ख्याल में 1962 या 63 में लगाया गया, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द कॉल्ड ऑफ लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, यानी किस मुल्क को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे को क्या कहा जाता है, मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ये नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ही रांझा वाज रिटन बाय होम, यानी जो ही रांझा किसने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर है वारिस शाह। आप लोगों को पहले भी पता होगा कि ही रांझा वाज रिटन बाय वारिस शाह। वारिस शाह ने मतलब ही रांझा को लिखा था। तो ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहाला वाटरफॉल इज लोकेटेड, यानी जो कोहाला आबशार है वो कहाँ पे वाक़ है। इसका राइट आंसर है बाग। बाग में वाक़ है, BAGH, बाग मतलब कोई जगह है, वहाँ पे कोहाला आबशार वाक़ है। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना है, इसको रटा लगा लो या चाहे जैसे भी याद रखो, याद रखना है कोहाला वाटरफॉल इज लोकेटेड इन बाग, BAGH। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक